नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं शिवानी जी की कहानी सती को लेकर प्रस्तुत हूँ। देखिए, इस कहानी में एक अजनबी महिला लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बना के चली जाती है, आप इस कहानी में सुनेंगे। गाड़ी ठसाठस भरी थी और स्टेशन पर तीर्थयात्रियों का उफान सा उमड़ रहा था। एक तो माघ की पौनी तिथि में अर्धकुंभी का मेला, उस पर प्रयाग का स्टेशन। मैंने रिजर्वेशन स्लिप में अपना नाम ढूंढा और बड़ी तसल्ली से अन्य 3 नामों की सूची देखी। चलिए, तीनों महिलाएं ही थीं। पुरुष सहयात्रियों के नासिका गर्जन से तो छुट्टी मिली। 2 महिलाएं आ चुकी थीं। एक जैसा कि मैंने नाम से ही अनुमान लगा लिया था, महाराष्ट्री थी और दूसरी पंजाबी। तीसरी मैं थी और चौथी अभी आई नहीं थी। मैं एक ही दिन के लिए बाहर जा रही थी। इसी से एक छोटा बटुआ ही साथ में था। आसपास बिखरे दोनों महिलाओं के भारी भरकम सूटकेस, स्टील के बक्स और मेरू पर्वत से ऊंचे ठसे कसे होल्डॉल देखकर मैंने अपने को बहुत हल्का फुल्का अनुभव किया। वैसे भी मैं सोचती हूँ, बक्स होल्डॉलहीन यात्रा में जो सुख है वह अन्य किसी में नहीं। चटपट चढ़े और खटखट उतर गए। न कुलियों के हथेली पर धरे द्रव्य को अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखकर ये क्या दे रही हैं साहब कहने का भय, न सहयात्रियों के उपालंब की चिंता। मेरे साथ ही महाराष्ट्रीय महिला ने अपने बृहदाकार स्टील के बक्स एक के ऊपर चुनकर पिरामिड से सजा दिए थे। लगता था वह प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान और प्रत्येक स्थान के लिए वस्तु की उपादेयता में विश्वास रखती थी। वह स्वयं बड़ी शालीनता से लेटकर एक सीध में 2 तकिए लगाकर एक मराठी पत्रिका पढ़ने में तल्लीन थी। दूसरी पंजाबी महिला के पास एक सूटकेस, टोकरी और बिस्तरा ही था, पर तीनों बेतरतीबी से बिखरे पड़े थे। उनका एक सुराहीदान, जिसकी एक टांग अधिकांश सुराहीदानों की भांति कुछ छोटी थी, बार बार लुढ़क कर उनको परेशान किए जा रहा था। वे बेचारी चश्मा उतार कर रखती, हाथ की जासूसी अंग्रेजी पुस्तक, जिसे पढ़ने में उन्हें पर्याप्त रस आ रहा था, औंधी कर बर्थ पर टिकाती, झुंझलाकर सुराहीदान ठिकाने से लगाकर जैसे ही हाथ की पुस्तक में रस की डुबकी लगाती कि सुराहीदान फिर लुढ़क जाता। मुझे उनकी उलझन देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। वैसे मैं उनकी परेशानी काफ़ी हद तक दूर कर सकती थी, क्योंकि सुराहीदान मेरे पास ही धरा था। मैं उसकी लंगड़ी टांग को अपने बर्थ से टिकाकर लुढ़कने से रोक सकती थी, पर सुराही को ऐसे बेतुकी काठ की सवारी में साथ लेकर चलने वालों से मुझे कभी सहानुभूति नहीं रहती। पंजाबी महिला संभवतः किसी मीटिंग में भाग लेने जा रही थी, क्योंकि उनके साथ एक मोटी सी फाइल भी चल रही थी, जिसे खोल वे बीच बीच में हिल हिल कर कुछ आंकड़ों को पहाड़ों की भांति रटने लगती और फिर बंद कर उपन्यास पढ़ने लगती। उनकी सलवार, कमीज, दुपट्टा, यहाँ तक कि रुमाल भी खद्दर का था, और शायद उसी के संघर्ष से उनकी लाल नाक का सिरा और भी अबीरी लग रहा था। उनके चेहरे पर रौब था, किंतु लावण्य नहीं। रंग गोरा था, किंतु खाल में हाथ की बुनी खादी का सा खुरदरापन था। ठुड्डी पर एक बड़े से तिल पर 2-3 लंबे बाल लटक रहे थे, जिन्हें वे अंगुली में लपेटती छरले सा घुमा रही थी। या वे प्रौढ़ा कुमारी थी या फिर विधवा, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब रीतापन था। जीवन के उल्लास की एक आध रेखा मुझे ढूंढने से भी नहीं मिली। जासूसी पुस्तक को थामने वाले उनके हाथों की बनावट मर्दानी और पकड़ मजबूत थी। ये वे हाथ नहीं हो सकते, मैं मन में सोच रही थी, जो बच्चों को मीठी लोरी की थपकने देकर सुलाते हैं। पति की कमीज में बटन
टाँकते हैं या चिमटा संसी पकड़ते हैं। ये वे हाथ नहीं हैं जिनकी हस्तरेखाओं को उनकी कर्म रेखाएं धूल काली की दरारों से मलिन कर देती हैं। मेरा अनुमान ठीक था। स्वयं ही उन्होंने अपना परिचय दे दिया। वे पंजाब के एक विस्थापित स्त्रियों के लिए बनाए गए आश्रम की संचालिका थीं। हाल ही में विदेश से लौटी थीं और लखनऊ की किसी समाज कल्याण गोष्ठी में भाग लेने जा रही थीं। समाज सेविकाओं का में उनका नाम अग्रणी था। महाराष्ट्रीय महिला के परिचय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उस स्वल्प भाषणी सुंदरी प्रौढ़ा ने हम में से किसी को भी मैत्री का हाथ बढ़ाकर प्रोत्साहित नहीं किया। हाथ में मराठी पत्रिका को पढ़ती वे कभी स्वयं ही मुस्कुराती जा रही थीं और कभी गहरी उदासी से गर्दन मोड़ ले रही थी। स्पष्ट था कि किसी कुशल मराठी कथा लेखक की सिद्ध कलम का जादू उन्हें कठपुतली सी नचा रहा था। वे हमारे डिब्बे में होकर भी नहीं थी। उनके गोरे रंग पर उनकी लाल शोलापुरी साड़ी लपटें सी मार रही थी। गोल परिपाटी से बांधा गया जुड़ा एड़ी चुंबी केश राशि के मूलधन का परिचय दे रहा था। कानों में 7 मोतियों के वर्तुलाकार कर्णफूल थे और गले में दुहरी लड़का मंगलसूत्र, जिसे वे अभ्यासवश बार बार दांतों में दबा ले रही थी। उनके सामान पर संभवतः उनके पति के नाम का लेबल लगा था, मेजर जनरल वनोलकर, और वे वास्तव में थी भी मेजर जनरल की ही पत्नी होने के योग्य। पूरे चेहरे में दोनों आंखें ही सबसे ज्वलंत आभूषण थी। वे कुछ भी नहीं बोल रही थीं, पर वे बड़ी बड़ी आंखें निरंतर हंसती मुस्कुराती, परिचय देती, मजाक उड़ाती जा रही थी। कभी वे मुझे देखती, कभी उस पंजाबी महिला को, पर आंखें चार होते ही बड़ी अवज्ञा से दृष्टि फेर मंगलसूत्र दांतों में दबा पत्रिका पढ़ने लगती। गाड़ी ने सीटी दी और ठीक इसी समय हमारे साथ की चौथी महिला ने डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी मानो उन्हीं के लिए रुकी थी। डांट डपट की फुफकारें छोड़ती गाड़ी चली और उसी धक्के के साथ वे महिला फद्द से सीट पर लुढ़क पड़ी। उनके हाथ में बेंत की बनी एक छोटी सी टोकरी थी और आंख में चौकोर बटुआ दबा हुआ था। उफ, लगता था गाड़ी छूट ही जाएगी। बाप रे बाप, कैसी दौड़ लगानी पड़ी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। समाज सेविका ने जासूसी उपन्यास बंद कर दिया। मराठी मोनालिसा ने चश्मा उतारकर हाथ में ले लिया और बैठ गई। हम तीनों की ही दृष्टि उस चौथी पर आबद्ध हो गई। दोष हमारा नहीं, वह चीज ही देखने लायक थी। हमारा घूरना उन्होंने भांप लिया। केम्बेन, बहुत लंबी हूं ना मैं। वह हंसी। 6 फुट 10.5 इंच टू बी एग्जैक्ट। शायद भारत की सबसे लंबी नारी। चलिए, यह अच्छा है कि इस डिब्बे में आज हम चारों महिलाएं ही हैं, नहीं तो मुए पुरुष भी मुझे घूरते। फिर वे दनादन हमारा इंटरव्यू लेने लगी। पहला प्रहार मुझ पर ही हुआ। समाज सेविका ने ठक ठक कर 2-3 रूखे उत्तरों के चांटे धर दिए। महाराष्ट्रीय महिला ने हिंदी नहीं जानता कहकर पीठ फेर ली, तो उस महिला ने त्रुटिहीन अंग्रेजी का धारा प्रवाह भाषण झाड़ दिया। मुझे मदालसा कहते हैं, मदालसा सिंघानिया। कल ही प्रिटोरिया से आई हूँ अपने पति की मृतदेह लेने। मैं चौंक गई। समाज सेविका ने अपने रूखे व्यवहार पर लज्जित होकर झट आगे बढ़ उसके दोनों हाथ थाम लिए। अरे राम राम, कोई दुर्घटना हो गई थी क्या? उन्होंने बड़े दर्द से पूछा। मदालसा की वेशभूषा में सद्य वैधव्य का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। वे लंबी होने पर भी पठानिन सी गठे कसे शरीर की लावण्यमयी गत यौवना थी।
उनके बाल किसी दामी सैलून में कटे संवरे लग रहे थे। अपनी धानी रेशमी साड़ी को वे हाफ पैंट की भांति ऊपर चढ़ा दोनों पैरों की पालथी मार आराम से जम गई। असल में पिछले वर्ष एक पर्वतारोही दल के साथ मेरे पति भारत आए थे। वहीं एक एवलांच के नीचे दबकर उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या मृतदेह अब मिली? मैंने पूछा। हाँ, भारत सरकार ने मुझे सूचित किया तो भागती आई। बर्फ में दबी देह सुना ज्यों की त्यों मिली है। मेरे बुने स्वेटर का जिसे उन्होंने पहना था एक फंदा भी नहीं टूटा। मृत पति की स्मृति ने उन्हें भाव विभोर कर दिया। बटुए से मर्दाना रुमाल निकाल वे कभी आंखें पोंछने लगी, कभी अपनी सूर्पणखा सी लंबी नाक। बेचारी करती भी क्या, कोई भी जनाना रुमाल उस नाक का अस्तित्व तो नहीं संभाल सकता था। अचानक हम तीनों को बेचारी मदालसा का 1 वर्ष पुराना वैधव्य एकदम ताज़ा लगने लगा। तो क्या अब आप अपने हस्बैंड का डेड बॉडी लेकर प्रिटोरिया फ्लाई करेगा? महाराष्ट्री महिला ने पूछा। नहीं बेन, मदालसा सीट पर लेट गई तो लगा एक लंबे खजूर का कटा पेड़ ढह गया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने कहा, मैं असल में सती होने भारत आई हूँ। हम तीनों को एक साथ अपने उस उत्तर का क्लोरोफार्म सुंघा सती ने एकदम आंखें मूंद ली, जैसे वह चाह रही थी कि अब हम उन्हें शांति से पड़ी रहने दें। ऐसा भी भला किसी ने सुना था इस युग में? सुस्पष्ट उच्चारण में अंग्रेजी बोलने वाली 6 फुट 10.5 इंच की यह काया कल बर्फ में दबी पति की 1 साल बासी लाश को छाती से लगा जल भूनकर राख हो जाएगी। नहीं नहीं, आपको ये ऐसी मूर्खता करने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक अपराध है। क्या आप यह नहीं जानती? खादीधारी महिला उठकर मदालसा के सिरहाने बैठी ऐसे गंभीर भाषण की गोलीबारी झाड़ने लगी जिससे चिता सचमुच प्रज्वलित हो चुकी है और सती लपटों में कूदने को तत्पर है। भावावेश के दुर्बल क्षणों में नारी कभी बड़ा बचपना कर बैठती है, इसका मुझे व्यापक अनुभव है। अभी हाल ही में मेरे आश्रम की 2 युवतियां ऐसी मूर्खता कर बैठी। मुझे ही देखिए, भारत विभाजन के समय मेरे पति की हत्या कर दी गई, पर मैं क्या सती हो गई? सिली सेंटिमेंट। यदि मैं भी उस दिन आपकी भांति सती हो जाती तो आज यह देह दीन दुखियों के काम आ सकती थी। पहले मॉडल जेल की अध्यक्षा रही, अब गिरी बहनों के आश्रम की देखरेख करती हूँ। ना बेन ना, मदालसा ने करवट बदली। मैं तो सती होने ही भारत आई हूँ। हाय मेरा नील रतन, नीलो डार्लिंग, कहा वह फिर मर्दाने रुमाल में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। आपके पति के अंतिम संस्कार में सहायता कर आपको अपने आश्रम में ले चलूंगी। समाज सेविका ने अपने उदार प्रस्ताव का चुग्गा डालकर मदालसा को रिझाने की चेष्टा की। मदालसा बड़ी उदासी से हंसी। धन्यवाद बेन, पर ब्रह्मा भी अब मुझे अपने निश्चय से नहीं डिगा सकते। यह रोग हमारे खानदान में चला आया है। मेरी परनानी तो राजा राममोहन राय और सर विलियम बेंटिंग को भी घिस्सा देकर सती हो गई थी, और नानी के लिए तो लोग कहते हैं कि नानाजी की मृतदेह गोद में लेकर चिता में बैठते ही स्वयं चिता धू धू कर जल उठी थी। फिर मेरी माँ और अब मैं। खैर हटाइए भी, पता नहीं किस धुन में आकर आप लोगों से कह गई। आई शुड नॉट हैव टोल्ड यू। मुझे आपसे नहीं कहना चाहिए था। चलिए हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया जाए। क्यों, क्या ख्याल है? उन्होंने अपनी कदली स्तंभ सी जंघाओं पर दोनों हाथों से त्रिपाल का टुकड़ा सा बजाया।
हम तीनों को एक बार फिर आश्चर्य उदधि में गोता लगाने को छोड़ वे टोकरी से एक स्वच्छ तौलिया साबुन निकाल गुसल खाने में घुस गई। उनके जाते ही हम तीनों परम मैत्री की एक डोर में गुंथ गए। अजीब औरत है। क्या आप सोचती हैं यह सचमुच सती होने जा रही है? मैंने मराठी महिला से पूछा। देखिए, मरने वाला कभी ढिंढोरा पीट कर नहीं मरता, वह हंसकर बोली। हमको तो इसका यह स्क्रू ढीला लगता है। उन्होंने अपने माथे की ओर अंगुली घुमाई। इस जमाने में ऐसे सती फती कोई नहीं होती। क्षमा कीजिएगा, खादीधारी महिला बड़ी गंभीरता से बोली। मुझे औरतों का अनुभव आप दोनों से ज्यादा है। मैं ऐसी भावुक प्रकृति की भोली औरतों को चेहरा देखते ही पहचान लेती हूँ। आंखें नहीं देखी आपने? कितनी निष्पाप, पवित्र और उदार है। मुझे पक्का विश्वास है कि पति की मृतदेह देखते ही यह वही मूर्खता कर बैठेगी जिसका यह खुले आम ऐलान कर रही है। लगता है मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल कर इसके साथ जाकर पुलिस को खबर देनी होगी, तभी इसे बचाया जा सकता है। इतने ही में मदालसा हाथ मुंह धोकर ताजा चेहरा लिए आ गई। मेलगाड़ी वन, ग्राम, नदी, नाले, पुल कूदती फांदती सर्राटे से भागी जा रही थी। मदालसा ने अपनी टोकरी खोलकर नाश्ता दान निकाल लिया। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसे ही एक यात्री को खाते देखकर दूसरे सहयात्री को भी भूख लग जाती है। क्षण भर में सती प्रथा पर चल रही बहस कपूर धुएं की भांति उड़ गई और चटाचट नाश्तेदान खुलने लगे। आइए न, एक साथ बैठकर खाना खाया जाए, मदालसा ने कहा और बड़े यत्न से स्वच्छ नैपकिन बिछा छोटे छोटे स्टील के कटोरदान सजाने लगी। धन्यवाद, मैंने कहा, पर हमारे साथ भी तो खाना है, इसे कौन खाएगा? वाह जी वाह, उसे हम खाएंगी। ईश्वर ने यह 6 फुट 10.5 इंच दुर्ग आखिर बनाया किस लिए है? उनकी भुवन मोहिनी हंसी ने हमें पराजित कर दिया। वैसे भी हम तीनों ने एक दूसरी को काक दृष्टि से सती के इस घृत पकवान को आंखों ही आंखों में घूरते चखते पकड़ भी लिया था। सुनहरी मोयनदार कचौड़ियाँ, मसालों की गहरी परत में डूबी सब्जियां थीं, रायता था, चटनी थी और थे ठास ठास कर बांधे गए मेवा जड़े बूंदी के लड्डू। यह तो सफर का खाना नहीं, अच्छा खासा विवाह भोज है। समाज सेविका की आंखों से लार टपक रही थी। बड़ा हैवी खाना लेकर चली हैं आप, उन्होंने कहा और कचौड़ियों पर टूट पड़ी। हम तीनों के पास भारतीय रेल यात्रियों के साथ युग युगांतर से चली आ रही वही पूरी तरकारी और आम के अचार की फांके थी। अपना खाना खाया ही किसने? मदालसा के स्वादिष्ट भोजन को चटकारे ले लेकर हम तीनों ने साफ कर दिया। उधर वे अकेली ही हम तीनों के नाश्तादानों को जीभ से चाट गई थी। विधाता ने सचमुच ही उनके शरीर के दुर्ग में असीम गोला बारूद भरने के लिए अनेक कोष्ठ प्रकोष्ठों की रचना की थी। महातृप्ति के कई तार और मंद सप्तक के डकार लेकर हाथ मुंह धो मदालसा ने टोकरी में से एक मस्जिद के गुंबद के आकार का पानदान निकाला। यह मेरे नीलू ने मुझे बगदाद से लाकर भेंट किया था। उसे पान बेहद पसंद थे। इसी से एक ढोली मगही पान और यह पानदान लेकर ही कल चिता में उतरूंगी। इसी शहीदाना अदा से हम तीनों को घायल कर उन्होंने केवड़ा, इलायची और मैनपुरी सुपारी से ठसा बीड़ा थमाया। सती प्रथा पर फिर जोरदार बहस छिड़ गई। हाय मेरे अंतिम सफर की प्यारी साथिनों, तुम अब हमें नहीं रोक सकती। मदालसा लेट गई और बड़ी सधी आवाज में गाने लगी। न जानियो जान की नाथे सवारे शू थवानु छे,
समझी इसका अर्थ? उन्होंने हंसकर मुझसे पूछा। जानकीनाथ भी क्या नहीं जान सके थे कि सुबह क्या होगा। न जान्यो जानकी नाथे सवारे शूं थवानु छे। अब मुझे लगता है उस गुजराती पद की व्याख्या उन्होंने संभवतः हमारे ही हित में की थी। चलो जी, अब सो जाओ सब। आज इस पृथ्वी पर मेरी यह अंतिम निद्रा है। बेन, बहस व्यर्थ है। चलो गुड नाइट, और बहुत प्यारे प्यारे सपने दिखे तुम तीनों को। सचमुच ही उसकी शुभकामनाओं ने जादू का असर किया। ऐसी नींद तो पहले कभी आई ही नहीं थी। और सपने कभी लगता जगमगाते आभूषणों के ढेर में गोते खा रही हूँ। हीरे के हीरों से गर्दन टूटी जा रही है। बाजूबंद अंगूठियों के भार से हड्डियाँ खिसकी जा रही हैं। और साड़ियाँ, क्या क्या रंग है, कैसा चिकना रेशम। साड़ियों के विशाल उदधि में रंगीन कीमती साड़ियों की तरंगें रह रहकर उठ रही हैं। इससे प्यारे सपने और क्या दिख सकते थे। पर सपनों का अंत भी समुद्र के ज्वार भाटे की ही भांति हुआ। वास्तविकता की अंतिम तरंग ने पटाख से हम तीनों को धोबी पछाड़ दी। आंखें खुली तो सती गायब थी। हाय मेरे स्टील का बॉक्स! मिसेज बनोलकर बर्थ से उतरते ही लड़खड़ा गई। उसमें तो मेरे विवाह का जड़ाऊ सेट था। लगता है वह सती की बच्ची हमें कुछ विष खिला गई। सिर फटा जा रहा है। उनका गला भर्रा गया। हाँ, ठीक ही तो कह रही थी। मुझे कोई जैसे सावन के झूले की ऊंची ऊंची पेंगे दे रहा था। पूरा डिब्बा गोल गोल घूम रहा था। पंखे के चारों ओर बल्ब, बल्ब के चारों ओर छत, और छत के इर्द गिर्द कई रेशमी साड़ियाँ और भारी भारी आभूषण पहने स्वयं मैं लट्टू सी घूम रही थी। कभी जी में आ रहा था जोर जोर से हंसूं, कभी दहाड़े मारकर रोने को मन तड़प रहा था। बहुत पहले एक बार भाभी ने भंग खिलाकर ऐसी ही व्यवस्था कर दी थी। सुना गया है कि कुकुर मुत्तों को पीसकर बनाया गया विष भी ऐसे ही मीठे सपने दिखाता है। उनको खाते ही गहरी नींद आ जाती है, जो कभी कभी दिनों तक नहीं टूटती। मीठे सपने दिखा सजग मनुष्य को अर्ध विक्षिप्त सा कर देने वाला यह अवश्य वही विष होगा। समाज सेविका दोनों हाथों से सिर थामे बिलख रही थी। हाय, मैं लुट गई। मेरे सूटकेस में आश्रम का 10,000 रुपया था। और मैं ससा गोल गोल घूमते, रेल के डिब्बे में गोल घूमते मेरे दिमाग ने मुझे सूचित किया, तुम्हारा बटुआ ले गई है। बटुआ! और ले भी क्या जाती? सामान कुछ था नहीं। 55 रुपये और एक फर्स्ट क्लास का वापसी टिकट। सती की चिता में मैं यही सामान्य सी गिरता होती दे पाई। चेन खींचकर गाड़ी रोकी गई। सचमुच ही समाज सेविका को पुलिस को खबर देनी पड़ी, पर सती को बचाने नहीं, पकड़वाने के लिए। वह मिल जाती तो शायद हम तीनों स्वयं उसकी चिता चुनकर उसे झोंक देती। पर कहना व्यर्थ है, आज तक पुलिस उस सती मैया के फूल नहीं चुन पाई। अभी आप सुन रहे थे कहानी सती। लेखिका थी शिवानी जी। अगर आपको यह कहानी वाचन मेरे स्वर में पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।